हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। बेटा आज की जो रिवीजन सीरीज चल रहा है हम लोगों का, ठीक है, तो इस रिवीजन सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके एनसीईआरटी का, साइंस के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9। और फिजिक्स का अगर देखें फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो ये चैप्टर नंबर 2 है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो फोर्सेस और लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस करने से पहले, ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले, सबसे पहले हम लोग जान लें व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स की। फोर्स क्या होता है, तो फोर्स इज दैट पुल आर पुश या दैट एक्ट विच इज यूज टू चेंज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी और शेप और इट ट्राइज टू चेंज इट। मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी की पोजीशन या शेप को चेंज करने की कोशिश करने वाला वो एक्ट या फिर चेंज कर देता है तो भी हम उसको फोर्स कहेंगे। जैसे कि ये वॉल है, इस वॉल पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये वॉल क्या हो रही है, मूव तो नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी क्या है, हम कहेंगे कि हमने फोर्स अप्लाई किया क्योंकि हमने कोशिश किया इस वॉल को गिराने की। ठीक है, वो वॉल गिरी नहीं गिरी वो बात की बात है, लेकिन हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया। यानी कि किसी भी बॉडी पर फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं, यानी कि फोर्स वो एक्ट होता है, पुश या पुल होता है। भाई जाहिर सी बात है, किसी चीज़ को या तो पुश करेंगे या पुल करेंगे। ठीक है, किस पर्पज़ से, उसको या तो उसके साइज़ को, शेप को चेंज करने की कोशिश करेंगे या फिर जो है उसकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर चेंज हो जाती है तो भी गुड, नहीं होती है तो भी ठीक। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, दैट पुश और पुल विच इज यूज टू विच ट्राइज टू चेंज द पोजीशन और शेप ऑफ अ बॉडी और इट चेंजेस इट। या तो वो चेंज कर देता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है। तो अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले फोर्स में बैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड फोर्स की बात कर लें। बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। वैराइटीज़, बहुत सारे वैराइटीज़ हैं फोर्सेस की। तो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लो एक ब्लॉक है, इसका मास m है, किसी सरफेस पे रखा है, इस पर अगर इक्वल अमाउंट में फोर्स हमने इधर भी लगा दिया, कौन सा फोर्स है, पुलिंग। यहाँ पर इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा दिया, इधर भी पुल कर दिया। ठीक है, तो अगर मान लो ये फोर्स आपका 5 न्यूटन है, ये फोर्स आपका 6 न्यूटन है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट यानी इसका 5 न्यूटन फोर्स इसके 5 न्यूटन फोर्स को बैलेंस करने में यूज़ हो जाएगा। ओवरऑल जो इनका रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, F इज इक्वल टू 6 माइनस 5 दैट इज़ 1 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। और ये बॉडी जो है किस एक्सेलरेशन से मूव करेगी, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा यानी कि इसके अंदर अब मूवमेंट होगा, चेंज इन पोजीशन होगा, किस एक्सेलरेशन से मूव करेगी, A इज इक्वल टू F बाई M। इसको F1 F2 कह लो, F बाई M। F कितना है, 1 न्यूटन अपॉन M, यानी कि एक्सेलरेशन होगा 1 बाई M। M की वैल्यू जो भी होगी, जैसा इसका मास होगा, यानी कि वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। दूसरा सिचुएशन देखते हैं। तो अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी ये जो दोनों फोर्सेस हैं F1 एंड F2, ये दोनों क्या हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स हैं। दूसरा सिचुएशन, इधर की तरफ हमने F1 5 न्यूटन अप्लाई किया, इधर की तरफ F2 इज इक्वल टू ऑल्सो 5 न्यूटन। तो अगर इनका रिजल्टेंट की अगर हम बात करें तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, F इज इक्वल टू, दोनों का माइनस करोगे तो 5 माइनस 5 यानी कि 0। यानी कि इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना, 0 न्यूटन का लग रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन होगा, कुछ मूवमेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या जाएगा, F बाई M, यहाँ पे 0 बाई M दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यानी इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। जब इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा तो ये फोर्स कैसा कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। यानी कि इस केस में F1 एंड F2 आर बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो
तो ये इतनी चीज़ अंडरस्टूड हो गई होगी आपको कि अगर किसी भी बॉडी पर चाहे जितने भी सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, वो सारे के सारे फोर्सेस अगर मिल करके उस बॉडी के अंदर मूवमेंट कर देते हैं, मतलब उस बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट होता है उन सारे फोर्सेस की वजह से, तो हम उसको क्या कहेंगे कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, मतलब कि नेट फोर्स जीरो नहीं आ रहा है। और अगर उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो फोर्सेस जो है क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। क्लियर? तो अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के बाद नेक्स्ट टर्म आपका आता है, और भी वैरायटीज़ हैं फोर्सेस की। स्प्रिंग फोर्स, यानी कि जो भी कोई अगर स्प्रिंग है उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो फोर्स जनरेट होता है यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स होता है, उसको हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो फोर्सेस की अगर हम वैरायटी की बात करें तो बहुत सारे फोर्सेस होंगे, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हमारे जो नेचर में है, तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल मतलब बेसिक फोर्स, यानी कि ये फोर्स किसी और फोर्स से जनरेट नहीं हुए हैं, यानी कि हमारे नेचर में पहले से अवेलेबल है। कौन कौन सा? फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड आपका जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और थर्ड आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इसमें ये जो फोर्स होता है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज नोन एज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। तो ये तो हमारे फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इनके बारे में ज़रूर आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर इसके बाद से अब आगे हम लोग ये फोर्स क्या कर सकता है इसके बारे में हम लोग देखें। किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स कैन डू, क्या कर सकता है? फर्स्ट, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। नेक्स्ट, चेंज इन शेप। नेक्स्ट, चेंज इन साइज। पोजीशन में चेंज कर सकता है, शेप में चेंज कर सकता है, साइज में चेंज कर सकता है। बेसिकली ये 3 काम तो फोर्स कर ही सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इस पे सवाल ये उठता है कि चलो शेप साइज की बात तो छोड़ो, सबसे पहले अगर हम बात कर लें पोजीशन की, ठीक है, तो पोजीशन क्या होता है? यानी कि कोई भी बॉडी अपने जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में क्या रहना पसंद करती है या नहीं करती है, सबसे पहला सवाल ये है आपका। तो देखो इसमें क्या होता है कि आपके गैलीलियो साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी बॉडी कि जिस भी स्टेट में है, जिस भी पोजीशन में है, चाहे वो पोजीशन, अब पोजीशन का बात अगर हम करें तो यहाँ पे पोजीशन क्या हो सकता है? रेस्ट हो सकता है, मोशन हो सकता है। ठीक है, पोजीशन में चेंज होने का मतलब कि बॉडी अगर नहीं चेंज हुआ तो रेस्ट में, और अगर चेंज हुआ तो मोशन में है बॉडी। क्लियर? तो गैलीलियो ने एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी बॉडी जिस भी कंडीशन में है वो उसी भी कंडीशन में रहना चाहेगी, यानी कि इफ़ अ बॉडी इज़ इन रेस्ट देन इट कंटिन्यूज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, एंड इफ़ इट इज़ इन मोशन देन इट कंटिन्यू इट्स पोजीशन ऑफ मोशन। कहने का मतलब कि किसी भी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट और इंटरनल। इनहेरेंट का मतलब कि जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होकर के आती है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी की ये इंटरनल प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी जिस भी अवस्था में है, जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी स्टेट में है, जिस भी पोजीशन में है, उसी पोजीशन में रहना पसंद करती है। यानी कि जब
तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ चुपचाप खड़ा हूँ, यानी कि हमारी बॉडी क्या है, बिल्कुल रुकी रहना पसंद करेगी। यानी कि अगर हमें चलना है तो हमें फोर्स लगा करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ चुपचाप खड़े अपने आप मूव करते चले जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी बॉडी जिस भी पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना पसंद करती है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया टर्म इसको दिया गया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वर्च्यू की वजह से, जिसके वर्चस्व की वजह से, ठीक है, कोई भी बॉडी जो है अपनी पोजीशन में रहना पसंद करती है। या फिर कह सकते हो, अब रहना पसंद करे तो जाहिर सी बात है उस पर कोई फोर्स अप्लाई करेगा तो वो उसका अपोज करेगी ही नहीं करेगी। ठीक है, तो यानी कि इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स अपोजेस आर रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ पोजीशन कह सकते हो या स्टेट ऑफ मोशन और रेशवन की जो भी उसकी पोजीशन है उसको चेंज होने को रेजिस्ट करेगी, मतलब रोकेगी, रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये किसी भी बॉडी इनर्शिया की हम बात कर रहे हैं। इनर्शिया के टाइप्स की अगर हम बात करें तो उसकी वैरायटी है, जैसे सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है। और ध्यान रखना, इनर्शिया इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि किसी भी बॉडी की इनर्शिया को हम मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि फोर्स को मेज़र करना है तो उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। लेकिन इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, कुछ नहीं। इनर्शिया की यूनिट कुछ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया जो है एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक फिनोमिना है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट होती है, ना कि प्रॉपर्टी की यूनिट होती है, ना कि फिनोमिना की यूनिट होती है। ठीक है, तो इनर्शिया इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, बट किसी भी बॉडी की इनर्शिया ज़्यादा है या कम है हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर बॉडी का मास ज़्यादा है, ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि उसके पास इनर्शिया ज़्यादा होगी। अगर बॉडी का मास कम है तो उसके पास इनर्शिया कम होगी। कुछ लोग कहते हैं नहीं बेट, इनर्शिया की यूनिट क्या होगी, तो इनर्शिया की यूनिट सीधे बोल देते हैं केजी, यानी जो मास की यूनिट होगी वही इनर्शिया की यूनिट होगी। ये बिल्कुल नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है, इनर्शिया इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्लियर? अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया की हम बात करें, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी। ठीक है, जैसे अगर मान लो आप एक बस पे बैठे हो, बस पे सवार हो, बिल्कुल ठीक है, बस बिल्कुल रेडी मोड में चलने वाली है बट अभी चली नहीं है। आप बस पे चुपचाप बैठे हो, टेक नहीं लगाए हो पीछे सीट पे। ठीक है, अब क्या होगा, बस अचानक से चलना शुरू कर दी। आप चुपचाप आराम से बैठे थे, ऐसे बिल्कुल सीधे तान करके एकदम बिल्कुल खड़े। जैसे बस चलनी शुरू की तो आपके जो बॉडी का नीचे वाला हिस्सा है, लोअर पार्ट है, वो क्या हो गया, बस के साथ आगे भाग गया, मूव कर गया, क्योंकि उस पर तुरंत फोर्स लगा, तुरंत वो मूव कर गया। लेकिन अपर पार्ट पे अभी फोर्स नहीं लगा है, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से कहाँ रहना चाहेगा, उस अपनी इनिशियल पोजीशन में रहना चाहेगा। तो इनिशियल पोजीशन में रहना चाहेगा, नीचे वाला पोर्शन आगे भाग गया, ऊपर वाला पोर्शन अपनी इनिशियल पोजीशन में है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से पीछे की तरफ कैसा फील होगा, पीछे की तरफ गिर रहा है, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, यानी कि अगर आपको इनर्शिया का टाइप बताना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि बॉडी की जो करंट सिचुएशन है, यानी कि जब उस पर फोर्स अप्लाई किया गया उस टाइम उसकी जो सिचुएशन रही होगी वही उसकी इनर्शिया होगी। जैसे कि बस पर फोर्स अप्लाई किया गया मूव करने के लिए, तो उस केस में आपकी बॉडी या बस दोनों किस कंडीशन में थे, रेस्ट कंडीशन में, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गई। उसी तरह से नेक्स्ट आता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, रेस्ट में नहीं आना चाहेगी। वही बस चल रही थी, कुछ देर बाद आप जब पीछे गिरे तो अपने आप को अपर पोर्शन पर खुद से इंटरनल फोर्स लगा करके उसको आगे की तरफ मूव कर लिए, यानी उसको मोशन में ला दिए, वो बस के साथ मोशन में चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करते सीधे गिरते हो धड़ाम से आगे की तरफ। क्यों गिरते हो, होता क्या है, सिर्फ वहाँ पर देखो। अभी आपकी सिचुएशन क्या है
मोशन, आप मोशन में रहना चाह रहे हो, यानी आपकी बॉडी क्या है, मोशन में रहना चाह रही है। लेकिन जैसे ही बस रुकी, यानी कि बस ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया, आपका जो लोअर पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा है, वो नीचे वाला हिस्सा क्या हुआ, बस के कांटेक्ट में था, तुरंत उस पर फोर्स लगा, वो रुक गया, ठीक। लेकिन अपर पोर्शन पे अभी तुरंत फोर्स नहीं लगा, तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से किस में रहना चाहेगा, मोशन में, तो वो आगे की तरफ बढ़ा। आगे की तरफ बढ़ा तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाला पोर्शन, जैसे आप दौड़ते हुए जा रहे हो, कोई आगे आपका पैर पकड़ के बैठ जाए, किधर गिरोगे, आगे गिरोगे धड़ाम से, ठीक है। तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से कोई भी बॉडी आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल होती है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सीधे चल रहे थे, बिल्कुल आराम से सीधी रोड पे चल रहे थे, अचानक से टर्न आया, ड्राइवर ने क्यों टर्न लिया, ठीक है। तो सीधे चल रहे थे, जैसे ही टर्न लिया, तो टर्न लेने के बाद क्या हुआ, आप किधर गिरते हो, अपोजिट डायरेक्शन में, क्यों, सेम कंडीशन कि आपकी बॉडी क्या थी, सीधे की तरफ, यानी कि आपकी बॉडी का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन था वो बिल्कुल स्ट्रेट था। टर्न आया, मुड़ा, तो नीचे वाला पोर्शन डायरेक्ट बस के कांटेक्ट में था, तो नीचे वाला पोर्शन तो तुरंत उस पर फोर्स लगा कि भैया डायरेक्शन चेंज करो, अपना पोजीशन चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो। जैसे चेंज किया, लेकिन अपर पोर्शन को अभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो स्ट्रेट चलना चाहेगी। नीचे वाला पोर्शन आपका इधर मुड़ गया, आपका अपर पोर्शन इधर, तो आप किधर गिरोगे, इसके रिस्पेक्ट में आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि बाहर की तरफ गिरते हुए फील होगे, ठीक है। आप सीधे जा रहे हो, साइड से पैर पकड़ के किसी ने खींचा, ठीक, आप किधर जाओगे, इधर की तरफ गिरोगे, नहीं गिरोगे, ठीक है। तो वो आपका हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन इनर्शियाज हैं, और इसके बाद से इन्हीं पे बेस्ड न्यूटन साहब ने, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन, it continues its state of rest or motion until and unless there is no external force is applied on it। मतलब कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, तब तक वो बॉडी जो है जिस भी स्टेट में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये आपका इनर्शिया, यानी कि फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, एसआई यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट डाइन। ध्यान रखना, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, न्यूटन का मतलब लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस क्या होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स डाइन का मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको रिलेशन क्या होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है बेटा। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप यूनिट्स याद रखोगे। अभी आपका कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आपको पहचानना कैसे है कि वो कौन सा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, मोशन है, डायरेक्शन है, ठीक है, या दोनों है, क्या है, ठीक है। जैसे इसी तरह से आपके एग्जांपल्स आते हैं कि अगर मान लो कि लीव्स जो होते हैं वो ब्रांचेस से कैसे डिटैच हो जाते हैं, क्यों डिटैच हो जाते हैं, जैसे एयर चलती है, हवा मूव करती है, हवा मूव करने की वजह से, यानी कि एयर ब्लो होने की वजह से क्या होता है कि जो लीव्स हैं, लीव्स क्या होती हैं, अभी रेस्ट में थी, जो डालियाँ थी वो भी रेस्ट में थी, लेकिन हवा की वजह से लीव्स क्या हो गई, मोशन में आ गई, मूवमेंट में आ गई। तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या होती, क्या थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से लीव्स मूव कर गई, लेकिन जो डालियाँ थी उसका मास ज़्यादा था, यानी कि जो उसकी ब्रांचेस थी वो हैवी थी, तो उसका मास ज़्यादा होने की वजह से वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रह गई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में रही। अब ये क्या हो गया, मोशन में आ गई, तो लीव्स क्या हो जाएंगी, डिटैच हो जाएंगी। ये डालियाँ ऐसे रुकी हैं, पत्तियाँ ऐसे लगी हैं, पत्तियाँ ऐसे मूव कर गई, क्या हो जाएंगी, कट टूट के नीचे गिर जाएंगी, ठीक है। सेम इसी तरह से कारपेट से डस्ट निकालते हो कैसे, डंडे से पीट पीट करके, कैसे निकलता है भाई, डंडा रखा,
कारपेट है, कारपेट के ऊपर जैसे आप बीट करते हो, बीट करने की वजह से क्या होता है कि कारपेट अप डाउन मूव करता है, डस्ट अभी क्या वहीं पे, कारपेट नीचे, कारपेट को हमने फोर्स लगा के नीचे की तरफ मूव किया, डस्ट वहीं है, बाहर आ गया, हवा आई उसको लेके गायब। ठीक, उसके बाद से जैसे हमने डंडा हटाया, कारपेट ऊपर आया, डस्ट अभी अपनी पोजीशन पे रह गया, नीचे आई, नीचे से हवा निकल के गायब। ठीक है, तो यानी कि रिमूविंग ऑफ डस्ट, रिमूवल ऑफ डस्ट फ्रॉम द कारपेट बाय बीटिंग द स्टिक, स्टिक से अगर उसको बीट करते हो तो क्या होता है, डस्ट बाहर आ जाती है, कम्स आउट होता है। क्यों होता है, किस वजह से, डस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में रहती है, कारपेट मूव करता है, इसकी वजह से वो मूव कर गए। ठीक है, तो इस तरह के आपको जो इनर्शिया पे क्वेश्चंस होंगे तो बेटा आई थिंक आप जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, फोर्सेस पे बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।